हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। आज मैं आया हूँ आपके लिए जो हमारा जनवरी 2025 का अभी पेपर हुआ है ना, उसके सॉल्यूशंस लेके देखते हैं आपने क्या किया और हमारे क्या आंसर सही निकलते हैं। ठीक है, तो टाइम नहीं खराब करते, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, 5 एलिमेंट है उसमें और आपने बताना है कि उसमें प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं। तो प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, मैंने सॉल्यूशन पहले से करके रखा हुआ है, तो आप बस देखते जाना। तो प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 की पावर n-1। n कितना, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, विच इज 5। तो आंसर है हमारा 31। तो इसकी ऑप्शन है ए। नंबर 2, इन हाउ मेनी वेज कैन 13 balls बी अरेंज्ड, 4 of them आर ब्लैक, 6 रेड एंड 5 आर वाइट। तो 4, 6 और 5, 3 अलग अलग कलर की बॉल है, टोटल 13 बॉल है, इन्हें अरेंज करना है। तो दिस कैन बी डन इन दिस वे। जितनी टोटल बॉल्स हैं ऊपर आ जाएगा 13 फैक्टोरियल, एंड जो इनडिस्टिंग्विशेबल बॉल्स होती है उनसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो जब इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 3003, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर कहता है फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ दिस एपी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन निकला कि आपने 852-1-4 का नाइन्थ टर्म निकालना है। नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a+8d। जब a की जगह 8 और d की जगह -3 रखा तो आंसर है -16, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कहता है सम ऑफ सीरीज बताएं। नहीं, सम ऑफ सीरीज 55 है, नंबर ऑफ टर्म्स बताएं। तो इसमें क्या होगा, सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा। सम टू एन टर्म का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पर, या तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में a की वैल्यू डाल देंगे और d की वैल्यू डाल देंगे, विच इज इक्वल टू 1। बट हम इसमें सिंपली सम टू एन टर्म्स वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, n+1/2, क्योंकि नॉर्मल काउंटिंग चल रही है 1 से लेकर कुछ टर्म्स तक n तक, और उसका सम 55 है। तो वी कैन यूज ऑल्सो दिस फॉर्मूला n+1/2, और यहाँ से सॉल्व करके हमें n की वैल्यू मिलती है 10। ठीक है, विच इज इक्वल टू ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, panel has total of 11 members including 5 males and 6 females. Find out the number of ways of picking 2 males and 3 females from the given panel team. 5 में से 2 मेल चूज करने हैं, 6 में से 3 फीमेल चूज करनी है। तो सिंपल है बच्चों, 5c2 इंटू 6c3। तो देखें जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आउट ऑफ 5, 2 मेल्स कैन बी चूज इन 5c2 वेज एंड फीमेल इन 6c3 वेज। तो आंसर है 200। ठीक है, दिस इज 200। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके मैं सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर लूंगा, इसकी फाइल, तब तक आप देखिए, यहाँ पर समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर विच आर इन जीपी इज 512, देन सेकंड नंबर इज। तो जीपी के 3 नंबर का प्रोडक्ट 512 है। तो 3 टर्म जब भी जीपी में लेट करते हैं तो इस प्रकार लेट करते हैं ना, a/r, a एंड ar, उन तीनों को प्रोडक्ट किया तो 512 आया। सॉल्व करने पर a की वैल्यू आती है 8, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन डी। आई होप आपका सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है। आपको पहले ए यूनियन सी निकालना है, फिर उसके साथ बी को रिलेट करना है। तो जब हमने ए यूनियन सी निकाला तो हमें मिलता है एलिमेंट ए बी पी क्यू आर एंड एस, जिसके 6 एलिमेंट हैं। एंड जब उसके साथ बी के साथ रिलेशन बनाएंगे, बी के एलिमेंट्स हैं 2, तो उसने पूछा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। जब एन लिखा होता है तो उसके एलिमेंट्स पूछे जाते हैं। तो 6 एलिमेंट्स इस सेट में है, 2 एलिमेंट इस सेट में है, तो टोटल आंसर आएगा हमारा 12। तो इसका आंसर है बच्चों सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में x दिया हुआ है 80², y दिया हुआ है 8t³ - t dy/dx हमें निकालना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में x दिया है, जब उसका डेरिवेटिव करेंगे 280 आ गया, y का डेरिवेटिव किया 10 आ गया, dy/dt को dx/dt से डिवाइड करने पर
हमें ये आंसर मिलता है जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है मार्जिनल रिवेन्यू दिया हुआ है, टोटल रिवेन्यू फंक्शन आपको बताना है। रिवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर हमें मार्जिनल रिवेन्यू मिलता है। तो मार्जिनल रिवेन्यू से रिवेन्यू फंक्शन पे आने के लिए हमें उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो जब मैंने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो मेरा ऑप्शन मैच हुआ बी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज बी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके अंदर लिमिट लगानी है, एक्स की वैल्यू सिर्फ 3 डालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जब हमने एक्स की जगह 3 डाला, ऊपर भी 3 डाला, नीचे भी 3 डाला, आंसर आया 24/36, 2/3, ऑप्शन ए। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 11 में इन हाउ मेनी वेज कैन एन इंटरव्यू पैनल ऑफ 3 मेंबर्स बी फॉर्म्ड फ्रॉम 3 इंजीनियर्स, 2 साइकोलॉजिस्ट एंड 3 मैनेजर्स इफ एटलीस्ट 1 इंजीनियर मस्ट बी इंक्लूडेड। जो भी गिवन हमारे पास पैनल है 3 इंजीनियर्स का, 2 साइकोलॉजिस्ट का, 3 मैनेजर्स का, मुझे उसमें से 3 मेंबर को सिलेक्ट करना है एंड उसमें कम से कम एक इंजीनियर होना चाहिए। तो देखें कैसे होगा। कहता है कि कम से कम एक इंजीनियर होना चाहिए। तो हमारे पास एक लॉन्ग वे है, एक शॉर्ट वे है। एक इंजीनियर होने का मतलब कि आप इसमें से क्या करोगे, या तो आप 1 इंजीनियर, 2 इंजीनियर, 3 इंजीनियर, इस तरीके से अलग अलग केसेस बनाओ। या फिर हमने यहाँ पर क्या किया, पहले विदाउट एनी कंडीशन 8C3 निकालो, मतलब टोटल हमारे पास 8 लोग हैं, इसमें से तीन बंदे सेलेक्ट कर लो। दिस कैन बी डन इन 8C3 वेज। एंड 5C3 क्या करना है आपको इसमें, कहता है कि एटलीस्ट 1 इंजीनियर मस्ट बी इंक्लूडेड। तो हमने क्या किया, इसमें से कोई इंजीनियर ही नहीं लिया। हमने जो 3 बंदे लिए ना, सारे के सारे इसमें से लिए, साइकोलॉजिस्ट में से लिए, और ये एम क्या था भाई, मैनेजर्स में से लिए। तो 3 बंदे हमने इसमें से लिए, इसमें कोई भी इंजीनियर नहीं है। ये क्या है, ऑल इंक्लूडेड। ये क्या है, इंजीनियर नॉट इंक्लूडेड। अगर हमने इसमें से माइनस किया तो ये आता है कि एटलीस्ट 1 इंजीनियर इंक्लूडेड। या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होंगे। आंसर है 46, ऑप्शन सी। ठीक है, चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 में a committee of 3 members is formed from 5 women and 3 men in such a way that it consists at least 2 members who are women। तो ऑलमोस्ट वैसा सही क्वेश्चन है यार, देखो ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 5 वुमेन है और 3 मेन है। हमें क्या क्या कहा गया है कि कम से कम आपके सिलेक्शन के अंदर 2 मेंबर वुमेन होनी चाहिए, यानी कि 2 मेंबर वुमेन हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो पहले वुमेन में से 2 निकाल लो और 1 मेल में से निकाल लो, एक कंडीशन तो ये पूरी हो गई। या फिर तीनों ही फीमेल निकालो, तीनों ही वुमेन्स में से ले लो, तो 5C3 हो गया। तो एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, दोनों को सॉल्व किया, आंसर है 40, ऑप्शन है ए। तो 12 का आंसर है ऑप्शन ए। 13 में है कहते फाइंड द मिसिंग टर्म CEGIXVTRGIKM। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ना सबसे पहले आपको ना ABCD लिख लेनी चाहिए अप टू Z फ्रॉम A। और देखो यहाँ पर क्या पैटर्न बनाया इन्होंने, CEGI। तो CEGI यानी कि तीसरे नंबर से शुरू किया, 3rd नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। ये है 3 5 7 9। और XYTR क्या, पीछे से 3rd नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। 3 5 7 9 स्टार्टिंग से, 3 5 7 9 एंड से। फिर GIKM क्या है, जी इन्होंने कहां से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, GI 9, K 11 और M 13, 7 9 11 13। GIKM है 7 9 11 13 स्टार्टिंग से। अब हम क्या करेंगे, पीछे से हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लेंगे 7 यानी कि T, 9 यानी कि R, 11 यानी कि P और 13। तो हमारा आंसर आएगा TRPN। ठीक है, तो A पार्ट इज माय आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लॉक इज कोडेड एज 75276।
अगर 756 क्लॉक को कोड किया गया है और अर्थ को कोड किया गया 8349, तो कहता कोड को क्या कोड करेंगे। तो सी का मतलब क्या हुआ, सी का नंबर, सी को नंबर 7 असाइन किया गया है, ओ को नंबर 2 असाइन किया गया है, ए को नंबर 3 असाइन किया गया है, टी को नंबर 9 असाइन किया गया है। तो जब हमने नंबर निकाला तो वी गेट अ कोड 7239 विच इज ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज 2, 7, 16, 29। तो देखिए इसमें क्या कंसेप्ट है। 2, 7, 16, 29, 67, 92, इन सबका सबसे बड़ा जो रामबाण होता है इन सीक्वेंस को पहचानने का, वो होता है कि आप ना इसका डिफरेंस ऑफ सीरीज को लिखते जाओ। तो 2 और 7 का जो डिफरेंस है वो 5 है, 7 और 16 का 9 है, 16 और 29 का 13 है। तो जो तो जो डिफरेंस वाली सीक्वेंस बनता है ना, उसका खुद का एक पैटर्न जनरेट हो जाता है। तो देखो उसका क्या पैटर्न बन रहा है, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, 5 4 9 4 13 4 17। तो अगला क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो यानी कि इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में 21 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 29 और 21 को जब आप प्लस करते हो तो आपको मिलता है 50। ठीक है, तो 15 का आंसर है 50। नहीं, कुछ गलत हो गया। 17 यहाँ का डिफरेंस है 5, यहाँ का डिफरेंस है 9, यहाँ का डिफरेंस है 13, अगला डिफरेंस है 17। तो 17 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 29 में 17 जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 46। फिर 46 में 21 को ऐड करेंगे तो मिलता है 67। तो आंसर है 46, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 46। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यहां लिखा है कि आपने जस्ट जनरली इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है इंटीग्रेशन का इस बार। हम आमतौर पर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से थोड़ा घबराते हैं, बेसिकली ज़्यादातर उन बच्चों के लिए जिनके पास 11-12 में इंटीग्रेशन नहीं होती। तो लेकिन इतना बेसिक क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन का कि आपको सिर्फ 2x + 5 का इंटीग्रेट करना है। तो इसमें क्या होता है, पावर में एक ऐड कर देते हैं, 7 में एक ऐड किया 8, उसी से डिवाइड कर देते हैं और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया। तो ये आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े। 17, ज़्यादा टाइम नहीं मैं खराब करवा रहा ना, जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम। फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, मैरिज, वेडलॉक, मैट्रिमोनी। ये ए बी डी तीनों बिलोंग करते हैं शादी को सक्सेस मतलब शादी करना, वेडलॉक करना, और डाइवोर्स कर रहे हैं सेपरेशन। तो दिस इज ऑड मैन आउट, डाइवोर्स। ठीक है, आगे बढ़े। अनिल स्टार्टेड वॉकिंग 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। 18 क्वेश्चन के अंदर आई डोंट थिंक इसमें से कोई किसी भी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन गलत किया होगा, सब ने सही किया होगा। 18 कितना चला वो, 5 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ चला। हमने जब स्टार्ट करते हैं तो पहले हम यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो, एक पॉइंट ले लो, वहाँ से उस बच्चे की वॉकिंग शुरू कर दो। वो नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर गया, फिर उसने लेफ्ट लिया 3 किलोमीटर, फिर अगेन उसने लेफ्ट लिया 5 किलोमीटर, यही लिखा है उसमें। देन कहते हैं देन टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर ही वॉक्ड। अलग ही क्वेश्चन पूछ दिया, ये नहीं पूछा कि किस डायरेक्शन में उसका फेस है, पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर चला। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, ये तो 5 5 10 और 3 13, टोटल 13 किलोमीटर चला। तो ऑप्शन है हमारी ए, 13 किलोमीटर टोटल चला। क्वेश्चन नंबर 19, राजू स्टार्टेड वॉकिंग 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज होम। तो हम ये रहा उसका होम से उसने चलना शुरू किया 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज होम, अपने घर से 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। फिर वहाँ से ही टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर टू द साउथ टू रीच द स्कूल, और यहाँ से 5 किलोमीटर गया और स्कूल की तरफ पहुँच गया। तो ये उसका स्कूल है, यहाँ पे स्कूल पहुँच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन इज हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम। उसके घर से स्कूल कौन सी डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साउथ ईस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है साउथ ईस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, A started walking from his house and walked 4 kilometer north side, then turns right and walk 3 kilometer. If he turns right again, what is the direction? What is the direction now? तो क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम, बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आसान आए हैं इस बार, बहुत ही ज़्यादा। इतना तो
मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना आसान पेपर इस बार आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में वो कहता है कि वो अपने घर से चला, वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ साइड, नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर गया, देन राइट लिया 3 किलोमीटर, एंड उसके बाद वो राइट हो गया 3 किलोमीटर, बस वो राइट हो गया। और उसको बताओ कौन सी डायरेक्शन में वो खड़ा है। घर से निकला 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, 3 किलोमीटर राइट लिया, फिर वो राइट हो गया, बस दैट्स इट। तो कौन सी डायरेक्शन है बच्चों? साउथ, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है साउथ। फिर वो कहते हैं मेंशन इज रिटन एज NFOUJPO, देन कोड ऑफ मिस्टिफाई इज। तो चलें देखें इसको, अनकोड और अनकोड करें। जब मैंने इसे चेक किया तो देखा कि मेंशन को जब कोड किया गया है ना, तो उसने क्या किया, सिंपली बस +1+1+1 कर दिया, अगला लेटर कर दिया। NFOUJPO करने के लिए सिर्फ +1 किया। तो मिस्टिफाई को कोड करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ +1 करना होगा। M का अगला लेटर N, Y का अगला लेटर Z, S का अगला लेटर T। तो ऐसे करके हमें मिलता है ऑप्शन A। ठीक है, दिस वन इज द आंसर। Question number 22. In the morning, Anika started walking from a point where her shadow falls in front of her. अगर सुबह सुबह एक कोई बच्चा, अनिका खड़ी है और उसकी शेडो उसके सामने पड़ रही है, तो उसका मतलब उसका जो फेस है वो वेस्ट की तरफ एंड उसकी बैक ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20, तभी उसकी शेडो उसके आगे पड़ेगी ना। तो इसका मतलब वो ये खड़ी है और उसका फेस वेस्ट की तरफ है, बैक उसकी ईस्ट की तरफ है, दिस इज ईस्ट साइड, और उसका फेस वेस्ट की तरफ है। उसने चलना शुरू किया, 2 किलोमीटर तक चली है, देन शी वॉक 2 किलोमीटर एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अगेन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। लेफ्ट हुई 2 किलोमीटर चली, लेफ्ट हुई 2 किलोमीटर चली। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ फेसिंग? तो आंसर इज ईस्ट, ईस्ट की तरफ देख रही है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23. 8 person A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in 2 rows opposite to each other. Each rows has 4 person B and C are sitting opposite side. तो देखो इसका हमने अरेंजमेंट कैसे बनाया। कहता कि कहाँ से स्टार्ट किया, कहता C is sitting in between E and D, तो C को हमने E और D के बीच में बैठा दिया, पहला केस ये। और फिर वो कहता है H is sitting immediate left of E, E के लेफ्ट में H को बिठा दिया, तो एक तरफ की तो रो पूरी हो गई। फिर वो कहता है F and H are sitting at diagonally opposite again, H के diagonally F बैठा हुआ है, F हो गया। फिर उसने स्टार्टिंग में लिखा था B and C are sitting opposite side, यानी कि C अगर यहाँ पर है तो B सामने हो गया। और फिर आखिरी में लिखा है G sitting extreme left, G सबसे एंड में बैठा हुआ है लेफ्ट पे। तो फिर कहता Who is sitting in front of E, तो E के सामने कौन बैठा है? आंसर है A, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 and 25. 5 person A, B, C, D and E are sitting in a circle facing center, C sitting immediate left of E। तो मैंने इसका भी एक डायग्राम बनाया और इस प्रकार बनाया है। ये क्या लिखा उसने, कहता C sitting immediate left of E, E के लेफ्ट में बैठा है C। A sitting in between E and D, A, E और D के बीच में बैठा है। ऐसे करके हमारा ये डायग्राम बनता है और इसका आंसर आता है ऑप्शन बी। जो भी उसने क्वेश्चन पूछा है, उसने पूछा हु सिटिंग बिटवीन B एंड A, तो B एंड A के बीच में कौन बैठा है? डी हमारा आंसर है, मतलब बी ऑप्शन है, बैठा डी है। सेम क्वेश्चन नंबर 25 में कहते हैं मैन, अगेन वही डायरेक्शन टेस्ट, मैन स्टार्ट्स वॉकिंग 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ, देन टर्न राइट, वॉक्स 5 किलोमीटर। सेम है, आप बहुत आराम से आप इसे कर लोगे। और इसका आंसर क्या निकला था हमारा? इसका आंसर है ऑप्शन ए। जिस बच्चे का पेपर है उसने गलत कर दिया, ये वेस्ट पे टिक किया है, गलत है। हमारा आंसर है ए, ईस्ट की तरफ है। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस तरफ गया, आप हमें उसकी डायरेक्शन बतानी थी। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26, अगेन सिटिंग अरेंजमेंट। 5 फ्रेंड्स ए, बी, सी एंड डी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ पांचों फेस करके बैठे हैं। ए सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, ए, सी और डी के बीच में बैठा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इनका जो फेस है ना, मैंने डायरेक्शन बना लिया, ये ईस्ट बना लिया यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर होता है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है। और मैप में देखा जाए तो अगर वेस्ट हो गया यहाँ, नॉर्थ हो गया ऊपर, और साउथ हो गया यहाँ पे, तो इन सबका फेस ईस्ट की तरफ है। ठीक है, और फिर ए, सी और डी के बीच में बैठा है, तो सी और डी के बीच में मैंने ए को बिठा दिया। राइट, बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में बी सेकंड नंबर पे बैठा है, तो बी को मैंने सी के लेफ्ट पे, क्योंकि अगर इनका फेस ईस्ट की तरफ है तो सी का लेफ्ट बी की तरफ होगा। और फिर वो कहता है
हु इज सिटिंग एट द साउथ एंड, तो साउथ एंड पे कौन आया, तो साउथ एंड पे हमारा आया आता है डी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े, तो डी इज राइट ऑप्शन। 5% ए बी सी डी एंड ई सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका अरेंजमेंट जो है 27 आप ये देख सकते हो, ये आया था हमारा डी बी ए ई सी, ये हमारे इस प्रकार अरेंजमेंट बनाया है जो पूरे क्वेश्चन की सारी बातों को सेटिस्फाई करता है, और ये हमारा ऑप्शन आता है सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर है ए। चले बच्चे, अब देखते हैं ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस। 28, एल इज वाइफ ऑफ एन, पी इज सन ऑफ एन। ये वाले क्वेश्चन हमेशा मैपिंग से ही करते हैं ना हम लोग, है ना। तो ये जो ट्राइंगल होता है फॉर फीमेल्स, ये जो एरोज होते हैं फॉर स्पाउस, ये जो बॉक्स होता है फॉर मेल्स, तो हमने इसका इस प्रकार बनाया। उसने बोला 28 के अंदर, कहता है एल इज वाइफ ऑफ एन, पी इज सन ऑफ एन। तो एल इज वाइफ ऑफ एन, एल फीमेल हो गया, ट्राइंगल में डाल दिया, एन हस्बैंड होगा, और दोनों की तरफ एरो, एक इधर एक एरो, मतलब जो स्पाउस होता है। तो एल इज हस्बैंड ऑफ एन, पी इज सन ऑफ एन, तो पी एन का सन है तो वो नीचे वाली जनरेशन में चला जाएगा, तो पी को नीचे कर दिया बिकॉज ही इज अ सन, तो मैंने उसको बॉक्स में डाल दिया। तीन चीज़ें समझ में आ गई। फिर वो कहता है के इज ब्रदर ऑफ एन, अब के इज ब्रदर ऑफ एन, तो के और एन एक ही जनरेशन के बच्चे हैं, और उसका भाई है, मेल है, इसलिए इसको भी बॉक्स में डाल दिया, के इज ब्रदर ऑफ एन। एंड फादर ऑफ ओ, ओ का फादर है, तो ओ को नीचे कर दिया। अब ओ का सेक्स हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, तो बस ठीक है, जितना था इतना ही हो गया। तो कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पी एंड ओ, तो पी एंड ओ का रिलेशनशिप क्या है, तो वो क्या है, कजन्स हुए ना, पापा के भाई का बच्चा कजन हुआ ना, चाचा था, कुछ भी होगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। 28 का सी आंसर है कजन। सी इज अ सिस्टर ऑफ बी, डी इज अ फादर ऑफ ए, ऐसी क्वेश्चन नंबर 29 है। सी इज अ सिस्टर ऑफ क्या था, सी इज सिस्टर ऑफ बी, डी इज फादर ऑफ ए, सी सिस्टर ऑफ बी, डी इज फादर ऑफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो यानी कि तीनों भाई बहन हो गए, डी उसका पिताजी हो गए। और फिर वो कहता है डी एंड ई आर मैरिड कपल, डी एंड ई आर मैरिड कपल बिकॉज डी इज अ फादर, इज अ हस्बैंड, तो ई जो होगा वो फीमेल होगी, तो ई उसका फीमेल हो गया, मैरिड कपल हो गए। तो अब क्वेश्चन है हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी ए से कैसे रिलेटेड है, तो सी फीमेल है, ए उसकी मम्मी है, तो सी ए से रिलेट है कैसे, डॉटर से। ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 ए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 5 पीपल ए बी सी डी एंड ई आर सीटेड अबाउट अ राउंड टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, मतलब खाना टेबल पे पड़ा है, वो खाने को नहीं देख रहे हैं, वो खाने की तरफ पीट करके बैठ गए, टेबल के चारों तरफ देख रहे हैं बाहर की तरफ। और सीटेड अबाउट अ राउंड टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, इस ऑर्डर में नहीं बैठे, ऑब्वियस है, इस ऑर्डर में बैठे होते तो फिर क्वेश्चन ही क्या बनता। ए सिट्स एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, ए के राइट में ई को बिठा दो, ए के राइट में ई को बिठा दो, और ये ध्यान रखना, नहीं ए बैठा है ई के राइट में, दोबारा से लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, ए सिट्स, ए बैठा है एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के राइट में ए बैठा है, ठीक है, ये दोनों ओके, ई और ए ओके। फिर वो कहता है सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सी बैठा है, ठीक है। और फिर वो कहता है हु सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ ए, और हु सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ ए, यानी कि डी सिट्स, डी के बारे में बात हो रही है, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए के राइट में डी बैठा है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, अब पता है क्या प्रॉब्लम लगी मुझे इस क्वेश्चन में, गलती क्या लगी, लैंग्वेज की गलती लगी। एक सर्कुलर टेबल, अगर एक रो होती ना, रो, और रो में अगर कोई सी एंड डी खड़े होते, तो अगर पूछा जाए सी एंड डी के बीच में कितने लोग हैं, वी कैन इजीली काउंट दैट पर्सन, कि सर सी एंड डी के बीच में या तो एक है या दो है या तीन है। व्हेन यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो सी एंड डी के बीच में कितने लोग हैं वो आप कैसे पता करोगे, बी भी हो सकता है एक ये, और सी और डी के बीच में कितने लोग हैं, ये भी हो सकता है दो, ये दो लोग ये भी हो सकते हैं, ये भी तो दो लोग सी और डी के बीच में ही है, तो ये भी है एक लोग। तो अब एक आंसर आएगा कि दो आंसर आएगा, दोनों ही ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल है, एक भी है और दो भी है। मुझे दो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्यों लगा, अगर मैं ये मान लूँ ये क्वेश्चन गलत नहीं है, तो यही होगा कि जब किसी के बीच की दूरी देखी जाती है तो वो मिनिमम दूरी देखी जाती है, तो हमेशा ये लिया जाएगा कि कम से कम उनके बीच में कितने लोग हैं। तो आंसर आया हाँ तो एक, सॉरी, तो आंसर आया एक, तो ए ऑप्शन होना चाहिए एक आंसर, कि सी एंड डी के बीच में सिर्फ एक ही बंदा है, बी, ठीक है। इस बच्चे ने गलत किया, मतलब उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसने भी सही किया था अपने हिसाब से, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
आगे बढ़े। गिवन दैट x इज अ मदर ऑफ y, z इज अ सन ऑफ x, फिर से हमें इसकी मैपिंग करनी है जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी करी हुई है। ये इसकी मैपिंग है, आप यहाँ से देख सकते हो पूरी मैपिंग, आप इसके क्वेश्चन से मैच कर लेना और इसका ऑप्शन आएगा ए। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 32 की मैपिंग ये है कि W के फादर U है, U का भाई Y है और X जो W है X का ब्रदर है, और जो भी इसने लिखा था उसके हिसाब से मैंने मैपिंग करी। फिर कहता हाउ इज X रिलेटेड टू Y, X Y से कैसे रिलेटेड है, तो X Y से रिलेटेड है नेफ्यू के नाम से, ठीक है, नेफ्यू से, तो ऑप्शन सी। तो 32 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहते स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज आर, स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज आर क्या है, क्या उसमें रिलेशन है। देखो ये बच्चों स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है, अगर हम 1 माइनस आर स्क्वायर को सैंपल साइज के अंडर रूट से डिवाइड करें। अब जैसे जैसे एन बढ़ेगा, एन बढ़ा तो डेनोमिनेटर बढ़ा, और अगर किसी नंबर का डेनोमिनेटर 2/3 से बढ़ जाता है, 2/4 हो जाता है, तो जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसलिए जब जब सैंपल साइज बढ़ेगा स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होगा, ठीक है, तो डिक्रीज होगा, इसलिए उसको बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बढ़ने के साथ बढ़ना, घटने के साथ घटना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बढ़ने के साथ घटना और घटने के साथ बढ़ना। तो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 34 The mean of three number is 135. Among the three number, the biggest number is 180. And जो remaining two difference, remaining जो दो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस 25 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34, तो मीन दे रखा है बच्चों a प्लस 135 दे रखा है, तीन नंबर है, एक को माना a, एक को माना b, एक को 180। तो यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया इन तीनों का मीन निकाला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एक इक्वेशन बनी a प्लस बी 225 के इक्वल। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 25, वो दोनों इक्वेशन दे रखी है। एलिमिनेशन मेथड से जब हमने इसे सॉल्व किया तो a 125 आ रहा है और b 100 आ रहा है, तो तीसरा नंबर है 135, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 100, तो आंसर है 100, 100, ऑप्शन डी। बच्चे ने सही किया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 35 अगेन इट इज अ मैपिंग ब्लड रिलेशन, बी इज अ डॉटर ऑफ ए। इसकी भी मैपिंग करी है मैंने आपके लिए ताकि आप लोग अपने आंसर क्रॉस चेक कर सको, ठीक है। तो कहता है कि बी इज अ डॉटर ऑफ ए, सी इज अ ब्रदर ऑफ बी, सी इज द ओनली सन ऑफ डी, सी एंड ई आर मैरिड कपल, एफ इज द ओनली सन ऑफ ई, देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। तो मैंने इसकी पूरी मैपिंग कर ली है, और मैपिंग करने के बाद जो हमारा ये आपके सामने, आप इसे देखना आराम से, सब कुछ मैच है इसके साथ, और हमारा आंसर आएगा ग्रैंड सन, ए ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़े। 36 में कहता है इन टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टब इज, स्टब क्या होता है हमारा, स्टब होता है हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल विच प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज, ये है हमारा स्टब, इसे कहते हैं। तो 36 का ए पार्ट है, सी क्यों क्या हुआ, नहीं ए है, बिल्कुल सही है, ए पार्ट इज राइट आंसर। 37 पे चलो। 37 पे कहता है विच सैम्पलिंग टेक्निक इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन अ पर्सन वांट्स टू इंश्योर दैट सब ग्रुप्स आर प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेटेड, उसे कहा जाता है बच्चों मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सी इज राइट आंसर 37 का। 38 पे चलें। 38 पे उसने हमसे बोला, कहता फॉर द नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस आपको क्लास मार्क ऑफ 35 एंड 44 बताना है। तो नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस आप क्या करोगे, आप इससे पहले एक कम करो, मतलब आधा कम करो 35 में से, विच इज 34.5, एंड 44 में एक बढ़ा दो 44.5, एंड जब इसका क्लास मार्क निकालोगे ना तो आपका उसका क्लास मार्क मिलेगा 39.5, ऑप्शन ए। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 39 में है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है
जब ना रैंडमली किसी को उठा लिया जाए, रैंडमली हम खड़े हैं कहीं पर भी, रैंडमली किसी के साथ भी पॉपुलेशन में से मैंने सैंपल साइज उठा लिया, तो उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लेकिन जब हम जज करते हैं ना, नहीं यार ये वाला क्वेश्चन इससे नहीं पूछना, नहीं यार ये वाली चीज इससे नहीं करनी, जब हम जज करते हैं ना तो उसको कहा जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी कि प्रोबेबल नहीं है, सारी इक्वालिटी के साथ हमने इसकी सैम्पलिंग नहीं उठाई है, इसमें हमने खुद अपना जजमेंट लिया है कि यार इस एरिया के लोगों से नहीं ये वाली पूछताछ करेंगे, जो भी हमें डेटा चाहिए तो हमने जज किया है, तो उसको बोला जाता है प्रपोजिव और जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि ना, क्वेश्चन तो देखने क्या है, 1000% है, 40% फीमेल है, अदर्स आर मेल है, मैरिज फंक्शन के अंदर 300% ने गाना एंजॉय किया। तो अगर 1000 लोग हैं तो 400 फीमेल हो गई, 600 मेल हो गई, 300 लोगों ने गाना एंजॉय किया, मतलब 700 ने गाना एंजॉय नहीं किया। 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट एंजॉयड, जिन्होंने एंजॉय नहीं किया, उसका 30% फीमेल है। तो जिन्होंने एंजॉय नहीं किया वो 700 हैं, उसका 30% यानी कि 210 फीमेल है। तो बाकी कितने बचे? व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग इन द फंक्शन? तो टोटल 700 है, 700 में से 210 को माइनस करो, आंसर आता है 490। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन दैट इज ऑलवेज जीरो। ऑप्शन डी है विच इज जीरो। अगर हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालें फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन दैट कम्स इक्वल्स टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 42, अरे हाँ क्यों चला गया मैं, मीन डेविएशन इज डैश व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीडियन, इसका आंसर है मिनिमम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है एक्स एंड वाई रिलेटेड एज दस, मीन डेविएशन ऑफ एक्स इज 4.5, देन मीन डेविएशन ऑफ वाई क्या होगा? इसमें क्या होता है बच्चों, सिर्फ स्केल का फर्क पड़ता है ना। 4x + 2y + 12 इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करो, यहाँ से y को सेपरेट कर लो और x का स्केल देखो, स्केलिंग क्या हो रही है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो स्केलिंग का फर्क पड़ता है, और पॉजिटिव माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मीन डेविएशन ऑफ y क्या होगा, जो पुराना वाला मीन डेविएशन है ना x का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 9। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 30, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है आपने। क्वेश्चन नंबर 44 में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, सीवी का फॉर्मूला होता है कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, सॉल्व करने पर आंसर आया ए 6.67%। ऑजिव इज यूज्ड टू फाइंड मीडियन। Question number 46. In pie chart, if a category represents 25% of the total data, तो what will be the angle of corresponding sector? 25% of data, तो 25% of total angle. Total angle 360 डिग्री, 360 डिग्री का 25% यानी कि 90 डिग्री। Find harmonic mean of 2, 4 and 6. तो 2, 4 and 6 का जब हार्मोनिक मीन निकाला जाएगा तो तीनों नंबर को रेसिप्रोकल करके प्लस करना है और 3 को उससे डिवाइड करना है, तो आंसर मिलता है हमारा 3.27। ये उसका कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन 3.30 राउंड ऑफ करो, ऑप्शन ए से हमारा मैच हो रहा है। इस बच्चे ने गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 48, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 13 देन वैल्यू ऑफ एक्स इन द डेटा सेट इज, तो 48 में क्या कहता है कि हमारा जो मोड है ना वो 13 है, तो मोड तो होता है वो तो सबसे ज्यादा होता है, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है, और देखो यहाँ पर क्या है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, 8 भी 3 बार है, 13 भी 3 बार है, मोड इसका 13 है, तो यानी कि ये जो नंबर छुपा हुआ है ना ये भी 13 के इक्वल है। तो 2x + 13 को 13 के इक्वल रखो, x की वैल्यू वही 5। ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन। एक्यूरेट होती है ना ये मीन, बाकी मीडियन पोजिशनल होती है। सैंपल ऑफ 100 पीपल इज टेकन फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ 1000। 1000 पॉपुलेशन है, उसमें से हमने 100 लोगों का सैंपल लिया और जो मीन आया वो 170 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 सेंटीमीटर आया, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला होता है कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को √n से डिवाइड कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, √n का मतलब होता है पॉपुलेशन
का जो हमने साइज लिया, n का मतलब सैंपल साइज, वो वैल्यू यहाँ पे डाली, सॉल्व करने पर आंसर आया 1, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़े बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51, 52 देखें क्या किया है इसमें। फिफ्टी वन में उसने सिंपली बोला है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो। बहुत आसान क्वेश्चन। जो सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका आंसर सही आएगा, फॉर्मूला याद नहीं तो बात ही खत्म कर दो। 10.5 इसका आंसर है, ऑप्शन सी। 52 के अंदर कहता है कि ए की प्रोबेबिलिटी है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी है, बी की प्रोबेबिलिटी एक्स निकालनी है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो इनके कॉमन का मतलब होगा 0, और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बनता है पी ए प्लस पी बी। जो वैल्यूज आपके पास है पुट करो, एक्स की वैल्यू आ रही है 1/6, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 53, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये दे रखा है, उसका मीन क्या होगा। देखो, इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना वो ये है, और इसकी जो x की वैल्यू है कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक है। अगर मैंने x को 0 रखा, x को 0 रखा तो ये पूरा 0 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है। x को 1 रखा तो 1 पे भी 0 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। मीन ऑलवेज लाइज इन द मिडल ऑफ दिस कर्व। तो मिडल ऑफ दिस कर्व कैसे निकलेगा, 0 + 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर इज 1/2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर 53 का। 54 में स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2, 4, 5, 6, 7, 8, 17 इतना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस क्या होगा। जब डेटा को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ पर इस डेटा को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 46.66 होगा, ना कि दिस। बड़े आगे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें। फिफ्टी फाइव, है, कहता वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपने बताना है वो कौन सी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड, नहीं सर, ये तो बिल्कुल सही है। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 2. दिस इज द रॉन्ग आंसर ना, क्यों? क्योंकि जो कोरिलेशन होता है वो ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका जो कोरिलेशन है वो 2.6 है, तो इसका आंसर आना था बी। 56 में अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन दे रखा है 8 and 2। आपको अदर 2 ऑब्जर्वेशन निकालने हैं। अगर a प्लस, अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है मल्टीप्लाई किया, रूट किया। ये 2 इक्वेशन आपके सामने हैं 1 and 2। जब आप इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे, आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 57, रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब होता है कि आपको सिंपली मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स पी एक्स। बस आपको एक्स और पी एक्स को मल्टीप्लाई करके कॉलम तैयार करना है, उसका टोटल करना है। तो जो मैंने जब आपके लिए किया तो मेरा आंसर आया 1.43, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए आया 1.43। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट विल बी द मोड ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन √10 है। मीन का मतलब होता है एनपी, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है √10, एनपी क्यू रूट में, और रूट हटा दो तो दोनों से रूट हटा दो, तो एनपी क्यू आया 10। जब इसे सॉल्व किया तो यहां से एन की वैल्यू आ रही है 40। अब n की वैल्यू आई है 40। मोड का फॉर्मूला होता है n + 1 × p। तो n की जगह रखा 40, 40 + 1 41। 41 को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 20.5। तो अगर ये इंटीजर नॉन इंटीजर होता है तो जो उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वही उसका मोड होता है, तो इसका आंसर है 20। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 58 का। x इज ए पॉजिटिव वेरिएबल सच दैट px इज इक्वल टू 1, px इज इक्वल टू 2। तो आपने इसका वेरिएंस बताना है, वेरिएंस क्या होगा। तो जब आपने इसे सॉल्व करोगे ना, अच्छा वेरिएंस बताना था और मैंने तो सिर्फ m निकाला है यहाँ
पे। ओके ये तो गलत है फिर, एक मिनट रुको, वेरिएंस बताना था। ओके ओके, तो देखो पहले पी एक्स इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर मैंने, ई की पावर माइनस एम इंटू एम अपॉन में आर फैक्टोरियल जो कि 1 है। फिर ऐसे 2 की जगह लिखा ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर 2 अपॉन में 2। अब जब इस सब की कटिंग होगी तो एम हमारा आया 2, ठीक है। अब एम हमारा है 2 जो कि एन पी के बराबर होता है, एन पी है हमारा 2। कुछ और भी साथ में दिया गया होगा इसमें, वेरिएंस, इसका मीन वेरिएंस, सॉरी ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका वेरिएंस यही होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएंस होता है वो एनपी की होता है, इसका जो मीन और वेरिएंस होता है वो यही होता है। तो जो इसका वेरिएंस है वो 2 ही है, बिल्कुल सही आंसर है। स्किप हो गया था माइंड से 1 मिनट के लिए। चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 60, population comprises 7 members, the number of all possible sample of size 3 that can be drawn from it with replacement as। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, हमारे पास ना टोटल पॉपुलेशन साइज है 7, मुझे उसमें से 3 लोगों को उठाना है, सैंपल साइज लेना 3 एंड विद रिप्लेसमेंट। तो उसका आंसर होता है सर एन आर, एन मतलब पॉपुलेशन साइज, आर मतलब सैंपल साइज, एन की पावर आर इज माई टोटल आउटकम्स। तो टोटल पॉपुलेशन साइज है 7, सैंपल साइज है 3, तो 7 की पावर 3, 343 इज माई आंसर, बी ऑप्शन। पी ए दे रखा है, पी बी नॉट दे रखा है, और पी एन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपने ए यूनियन बी बताना है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, पी ए है पी बी नॉट है, तो यहाँ से पी बी निकाल लिया जाएगा, और पी ए यूनियन बी निकालने के लिए पी और पी बी को प्लस कर दो, क्योंकि इंटरसेक्शन जो होगा वो इसमें कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो 61 का 3/5 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, मीन डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 0.79 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हमारा जो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है वो डी के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि ये 0.79 भी नहीं होता, ये होता है 0.7999, तो 0.8 भी लिखा जा सकता है। तो डी इज माई राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता कि ना आपने कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालना है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला होता है दिस वन, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन माइनस मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई। डेटा हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास x का टोटल गिवन है, इसको n से डिवाइड करोगे x का मीन आ जाएगा 5, इसको n से डिवाइड करोगे y का मीन आ जाएगा। बट ना तो मुझे ये चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, मेरे को चाहिए सिग्मा एक्स वाई, हमें ये चाहिए। तो सिग्मा एक्स वाई कैसे निकलेगा, हमने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया कि एक्स वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सबका टोटल कर दो। देखो इन सबका स्क्वायर करके टोटल करो, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है x प्लस वाई का प्लस करके टोटल करो, सॉरी x प्लस वाई का प्लस करके स्क्वायर करो, या फिर इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोल के प्लस करो, एक ही बात होती है ना, फॉर्मूला है ना हमारे पास इसका। तो अब इसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन थी, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास गिवन है, वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू यहाँ से निकलेगी विच इज इक्वल टू 360, और जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे हमारा आंसर आ रहा है 6, ऑप्शन ए। तो 63 का ऑप्शन आंसर आ रहा है ए। आगे बढ़े 64, 64 में सर कहता 64 में कहता 3% ऑफ सिरेमिक कप मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर नोन टू बी डिफेक्टिव, यानी कि ये हो गया हमारा P 3%, 3% का मतलब हो गया 0.03, नॉट 003, 0.03, और कहता हमने 100 कप्स उसमें से उठाए हैं, तो ये हो गया n, n को p से मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलता है m, तो m मिला, ये हो गया n, ये हो गया p, तो m हमारा आ गया 3। अब कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जब हम उसमें से कप उठाते हैं तो एक डिफेक्टिव कप निकले, तो यानी कि R1, यूज दिस फॉर्मूला px इज इक्वल टू r e की पावर माइनस m, m की पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, सारी वैल्यूज डालो और
सॉल्व करने पर हमें मिलता है 0.15 और ई की ये वैल्यू होती है, आप यहाँ पर ई की वैल्यू डालोगे, उसकी पावर -3 निकालोगे यूजिंग योर कैलकुलेटर, तो आपको आंसर मिलता है 0.15, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है एक्स एंड वाई के बीच का कोरिलेशन 0.2 दिया है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, तो आपने रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकालना है, यानी कि आपको बी एक्स वाई निकालना है। बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है कि अगर हम कोरिलेशन को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई को नीचे ले आओ, तो वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई की जो रेशो बनती है वो बनती है √5। ठीक है, तो वेरिएंस की तो बनती है 5, जब स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो वो बनती है √5। तो हमने आर की जगह वैल्यू डाल दी 0.2 जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और इसकी जगह डाल दिया √5। तो 0.2 की जगह डाला 1/5 और फिर डाला √5 एज इट इज जो पड़ा हुआ है, और फिर जब इसे कटिंग करी तो 1/√5 मेरा आंसर आएगा। तो 65 का ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 66 रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्ट्रेट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। इसमें 1 - 6 सिग्मा d² n² -1 सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, सॉल्व करोगे तो आपको 0.96 सी आंसर मिलता है, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 67 आर दिया हुआ है, बी वाई एक्स दिया हुआ है, बी एक्स वाई दिया हुआ है, मीन ऑफ 5 दिया हुआ है, मीन ऑफ वाई दिया हुआ है, रेग्रेशन इक्वेशन निकालनी है वाई ऑन एक्स। तो रेग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स वाली का हमारा फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। सारी वैल्यूज गिवन है, सीधे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, ऑप्शन आया डी। ठीक है, फिर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स यूजेस द मेथड ऑफ एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर। एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर, इस बच्चे ने जो डाला हुआ है यहाँ पे लास्ट पर बिल्कुल ही गलत है यार, बिल्कुल ही गलत है। एवरेज कौन लेता है? मार्शल एजवर्थ लेता है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला है आर अगर 0.8 है तो कॉफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है? पता नहीं कितनी बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। उसका फॉर्मूला होता है 1 - r²। तो 1 - r² जब हमने सॉल्व किया तो इट इज 0.36, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 70 सर ये डेटा गिवन है, सिग्मा ऑफ पी एन क्यू एन, सिग्मा ऑफ P0 Q0 P0 Q0 का मतलब होता है बेस ईयर, ये होता है करंट ईयर। पास्चे इंडेक्स नंबर 200 है, तो आपको P0 QN की वैल्यू निकालनी है। पास्चे इंडेक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएं। बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में मुझे ऐसे दिखे हैं जिसमें हमें सिर्फ फॉर्मूले अगर आते होते तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता था। फॉर्मूले हमारे पास हैं, फॉर्मूले की वैल्यूज हमारे पास हैं, सीधी सीधी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर हमें मिल रहा है। तो इसका आंसर मिल रहा है हमें 150, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71 में एवरेज निकालनी होगी। फिर से देखते हैं क्या पूछा है उसने। लास्ट पर इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, पास्चे दिया हुआ है, फिशर। देखो फिर से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिशर क्या होता है? फिशर होता है एल और पी का ज्योमेट्रिक मीन। तो आपने 125 और 500 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। 125 और 500 का ज्योमेट्रिक मीन, आंसर आया 250, ऑप्शन बी। कहते हैं व्हेन द कॉस्ट ऑफ बेवरेजेस इंक्रीज्ड बाय 40%, पर्सन सेड दैट राइज हैड इंक्रीज्ड हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग बाय 8%। 40% बेवरेजेस की कॉस्ट बढ़ने की वजह से उसके जो रहने का, जिंदगी जीने का जो तरीका है वो 8% बढ़ गया। तो आपने बताना कि बिफोर द चेंज इन प्राइस द परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज ड्यू टू बाइंग बेवरेजेस इज। देखो इसका कंसेप्ट क्या है, 40% बढ़ने की वजह से 8% उसका टोटल ओवरऑल बढ़ गया, यानी कि अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें कंज्यूम करता है, उसमें से एक बेवरेजेस है, बेवरेजेस में पानी, कोक वगैरह जो भी पीने की चीजें सब आ गई। तो जब उसकी कॉस्ट 40% बढ़ती है ना पीने की चीजों की, तो उसका जो टोटल ओवरऑल एक्सपेंस है वो 8% बढ़ जाता है। तो 40% बढ़ने पे 8% बढ़ जाता है, तो ये कितना परसेंट है? तो 40% बढ़ने पे 8% बढ़ जाता है, उसका परसेंटेज निकालो तो ये 20% है। तो उसकी जिंदगी का ये 20% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, तो उसका आंसर है बी पार्ट,
73 में कहता है द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स चेंजेस इन द सेम रेशो, देन क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, सभी के सभी इक्वल होंगे, ए पार्ट होगा, लास्ट पेयर और पांचे एक ही होगा, लास्ट पेयर इंडेक्स एंड पांचे इंडेक्स नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 74, द रेशियो ऑफ एज ऑफ टू सिस्टर इज 5:7। रेशियो ऑफ एज ऑफ टू सिस्टर इज 5:7, वन इज एल्डर टू अदर बाय 8 साल, एक 8 साल बढ़ी है, यानी कि इसमें से माइनस करो। देन द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर बिटवीन ओल्डर टू यंगर क्या होगी? तो देखें इसे कैसे करना। फाइव एक्स और 7x हमने ले लिया, अगर वो रेशियो दे रखी है 5:7, तो आप इसमें क्या करो, x लगा दो, तो एक हमारा आएगा 7x और 5x। जो डिफरेंस है इन दोनों की एज का वो है 8, तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब वो क्या कहता है कि 4 साल के बाद, आफ्टर 4 ईयर, द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बढ़ा दो। तो 4 साल के बाद क्या हुआ भाई, 4 साल कहाँ बढ़ाना है? अच्छा, 4 साल के बाद उनकी जो रेशो है ना, वो हो गई हमारी हो गई, किस रेशो में होगी वो आपको बताना है। तो एक बार ना क्या किया मैंने, इसको ना मैंने कंसेप्ट के तरीके से नहीं किया, इसको मैंने हिट एंड ट्रायल के तरीके से किया। मैंने क्या किया, इसको ना आगे बढ़ाते गए, 2 से मल्टीप्लाई करते दोनों को, 5 to the 10, 7 to the 14, फिर 5 3 the 15, 7 3 the 21, 5 4 the 20 एंड 7 4 the 28। क्यों? अब क्या है, उनकी एज का जो डिफरेंस है वो तो हमेशा 8 ही रहना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर आके रुका, मैंने कहा देखो ये हमारी रेशो आई है कि उनका जो रेशो है वो 20 और 28 हो गया। तो आफ्टर 4 ईयर 24 और 32 उनकी एज, अब उनकी एज क्या है, 20 और 28 है ना। अब इसमें 4 साल बढ़ा दो, तो 4 साल बढ़ाए तो एक हो गया हमारा 20 का हो गया 24 और 28 का हो गया हमारा 32। मतलब 5 और 7 जो रेशो दे रखी थी ना, वो उनकी एज नहीं है, उनके बीच में कोई कॉमन नंबर होता है जो कट चुका होता है। वो कॉमन नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो मैंने डाल के देखे, मान लो वो एक ही है, तो बड़ी बहन हुई 7 साल की, छोटी बहन हुई 5 साल की। क्या इनके बीच का डिफरेंस 8 है? नहीं, 2 हो सकता है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। क्या इनका एज का डिफरेंस 8 है? नहीं। तो ऐसे करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा, अब इनके एज का डिफरेंस 8 आ गया, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि दोनों की जो रेशियो है वो 5:7 है और दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 8 है। उस हिसाब से इस क्वेश्चन को जब आगे बढ़ाया, देन वी गेट द आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे। क्वेश्चन नंबर 75, सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। और ये देखो मैंने आपके लिए यहां पर किया हुआ है, -5a की पावर को x की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो और y की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो। सिमिलरली ये वाली पावर x के साथ भी जाएगी और y के साथ भी जाएगी। ये मैंने इनकी सारी पावर अलग अलग कर दी, x को नीचे ले आए और ऊपर ले गए, तो x की पावर आ गई 1 और y की पावर भी आ गई सेम। फिर दोनों को सेम ही पावर में कर दिया, y को नीचे ले आए, x अपॉन वाई, यहाँ पे बचा 1, और 1 को लिखा जा सकता ना x बाय वाई की पावर 0, है ना। तो अब x की अपॉन वाई से x अपॉन वाई कैंसिल हो गया और इसको 0 के इक्वल रखा। इसको 0 के इक्वल रखने पर a की वैल्यू हमारी आ रही है 4 और 1, तो 4 और 1 हमारी वैल्यू आ रही है विच इज डी। क्वेश्चन नंबर 76, x दे रखा है, y दे रखा है, आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सिंपल एलजेब्रा है, x का स्क्वायर करने पर ये मिलता है हमें, y का स्क्वायर करने पर ये मिलता है हमें, दोनों को प्लस करने पर ऑप्शन सी यानी कि 5 मिलता है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 77, सपोज अ फादर हैड अ सम ऑफ रुपीज 3600 and he decided to divide this amount among his 3 sons Anil, Sunil and Nimal in such a way that 3 times Anil share, 6 times Sunil share, 8 times Nimal share। तो इनकी रेशो हो गई है ये। अब इनकी रेशो कैसे हो गई है देखें, 3 टाइम्स अनिल शेयर, 6 टाइम्स सुनील शेयर और 8 टाइम्स ऑफ निमल शेयर्स आर इक्वल, ये इक्वल है। ठीक है, अब इसको रेशो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, डिवाइड बाय 24 कर दो,
तो ये A/8 आ जाएगा, S/4 आ जाएगा और N/3 आ जाएगा। तो इनकी रेशो हुई है 8, 4 और 3 की रेशो में इनको पैसा बटा है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। टोटल पैसा 3600 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आपको अनिल का शेयर बताना है। तो अनिल का शेयर है 8 आउट ऑफ 15। तो 3600 का 8/15 शेयर बना 1920, ऑप्शन ए। 78 क्वेश्चन देखें। एक मिनट का ब्रेक है बच्चों, एक मिनट बस। चले भाई, 77 तो आई थिंक हो गया हमारा, 77 हो गया, आगे बढ़े। $78 सब टैली करना, देखना कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। A manufacturer produces 2 products A and B, profit on the product A 8 है, B पर 13 है, देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? पहले पर 8 है, दूसरे पर 13 है, तो ये 8x1 13x2, दिस इज इक्वल टू Z, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द गिवन इक्वेशन? भाई सिंपल सी यार, ये तो एलजेब्रा है, तो हमारी इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। इसका सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व करके जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, y आ रहा है 25, ठीक है। तो y आ रहा है 25, ऑप्शन इज बी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 80। कंपनी produces 2 types of product A and B which require processing in 2 machine. First machine can be used in up to 15 hours. तो इसका पूरा डेटा, पूरी टेबल मैंने बनाई है यहाँ पर देखें। मशीन 1 15 घंटे के लिए यूज़ होती है, मशीन 2 12 घंटे के लिए यूज़ होती है। प्रोडक्ट ए पे मशीन 1, प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट मशीन 1 के 3 घंटे लेता है, मशीन 2 के 3 घंटे लेता है, और प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट मशीन 1 के 3 घंटे, मशीन 2 का 1 घंटा लेता है। तो इन सबको जब मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो 2x + 3y, x1 या x2 भी बोल सकते हैं, तो 2x1 + 3x2 शुड बी लेस देन 15, 3x + 1y शुड बी लेस देन 12। तो ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का। आगे बढ़े, 81। अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके जीरोज ये हैं। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी और वो ये आपके सामने है। एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके जीरोज ये हैं, तो मुझे उस जीरोज का सम और मुझे उस जीरोज का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तभी मैं इस इक्वेशन के अंदर वो वैल्यू डाल पाऊंगा। बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन के लिए वी हैव टू यूज द फॉर्मूला x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एंड इस इक्वेशन के जीरोज क्या है? उसके जीरोज हैं दिस वन एंड दिस वन। तो जब मैंने इसे प्लस किया तो उसको प्लस करने के बाद ये आप कैलकुलेशन यहाँ से देख लेना, उसका प्लस करने पे मुझे आंसर मिलता है -10/3। जब हमने इसे प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट करने पर हमें आंसर मिलता है 3। वो वैल्यूज जब हमने यहाँ पे पुट की, देन वी गेट द आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से इसकी कैलकुलेशन देख के आप कर सकते हो। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 82। तो 82 में है कि कहता है कि ना एम्प्लॉयज ए बी एंड सी है फर्म रिसीव वेरिएबल इंसेंटिव। उनके कुछ वेरिएबल इंसेंटिव्स हैं जिनकी रेशो 3:4:5 है, और कुछ फिक्स इंसेंटिव्स है जो है 4000, जो 4000 सबको मिलता है। एज अ रिजल्ट नाउ द टोटल इंसेंटिव जो ए बी सी का आया उसकी रेशो आई 5, 6, 7। तो आपने बताना है कि बी को वेरिएबल इंसेंटिव कितना मिलता है। तो 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई, उनकी रेशो दे रखी है। तो मैंने क्या किया भाई, जो उनकी रेशो थी ना 3, 4, 5 स्टार्टिंग वाली 3, 4, 5, उसमें एक्स लगा दिया। तो उनकी जो वेरिएबल इंसेंटिव हो गए वो हो गए 3x, 4x एंड 5x। 4000 मिलने के बाद उनकी जो रेशो है वो है 5, 6, 7। मैंने उसमें y लगा दिया, तो उसकी बाद वाली सैलरी होगी 5y, 6y, 7y। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 4000, क्योंकि 4000 देने के बाद ही तो उनकी रेशो बदलती है ना। तो 5y में से 3x गया 4000, 6y में से 4x गया 4000। दोनों को सॉल्व करने पर x और y की वैल्यू मिल गई।
x हमारा आया 2000, y की वैल्यू भाई 2000। उसने पूछा b के आपने बताने हैं वेरिएबल इंसेंटिव, तो b के वेरिएबल इंसेंटिव है 4x, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 8000। इसने गलत कर दिया और डी आंसर है हमारा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा है सर्टेन अमाउंट एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाती है 5 साल में और ट्रिपल हो जाती है 8 साल में, तो बताओ दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ। बहुत अच्छा शॉर्टकट लगाया इसके अंदर हमने कि जब पैसा डबल होता है ना सिंपल इंटरेस्ट में तो 100/r ईयर लगते हैं, और जब ट्रिपल होता है ना तो 200/r ईयर लगते हैं। तो कह रहा है 5 साल में डबल हो रहा है, 8 साल में ट्रिपल हो रहा है। तो यहाँ से जो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला वो निकला 20%, यहाँ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला वो निकला 25%। उसने पूछा डिफरेंस ऑफ दीज टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आंसर है 5%। 25 में से 20 गया 5%, राइट है। क्वेश्चन नंबर 84, अनिल डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम compounded semi-annually. At the end of the 1 year, Anil received a sum of rupees 13,230. The sum deposited in the bank is, भाई साहब क्या किया उसने, बैंक के अंदर सेमी एनुअली के हिसाब से कुछ पैसा जमा करवा दिया, एट द एंड उसे इतना पैसा मिल गया। तो सिंपल सा ये मेरा क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो अमाउंट P 1 + i की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, जितना पैसा मिल गया, जितना अमाउंट है वो आप यहाँ पे डालो, जितना आपको फाइंड करना है वो P हो गया। आई की वैल्यू आपके पास है 0.05। वैसे तो जो आर था वो 10 था, बिकॉज सेमी एनुअल होने की वजह से 2 से डिवाइड होगा और जो एन है वो 2 हो जाएगा। यहाँ से जब आपने पी की कैलकुलेशन करी तो आंसर आ रहा है 12,84,000। सी इज राइट आंसर। चलो ये इस बच्चे ने सही किया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 85, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 10। तो 85 को देखो हमने कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पर लिखा था, कहता है 5a5b2 3ab3 की पावर 2 को 15a² b से डिवाइड करना है। तो जब मैंने इसको सिंपल इस तरीके से डिवाइड किया है तो मुझे आंसर मिला है a5b7 ऑप्शन ए। ठीक है, 85 को ऑप्शन ए। आप मतलब आपको अगर लग रहा है ना मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो मैं वही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मतलब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ जो सिर्फ अब आप देख कर ही समझ सकते हो, जिसमें क्योंकि आप लोगों ने तो यार सीए का पूरा कोर्स कर लिया है ना। आपके लिए तो जस्ट बता रहा हूँ कि आपकी मैं आंसर की टैली करवा रहा हूँ कि आपको ये एक बार मैच कर लो कि आपको ऐसा ना लगे कि आपने सही किया है गलत किया, आप इस कन्फ्यूज़न में बैठे रहो। आप खुद ही बता देना आपके कितने नंबर आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 86 में देखो क्या लिखा है। कहता है सुनील प्लान्स टू सेव फॉर हिज हायर स्टडीज, ही वांट्स टू एक्यूमुलेट अ सम ऑफ रुपीज 5 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर। हाउ मच अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर? हाउ मच अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर, यानी कि एन्युटी हो गया। 5 लाख रुपए फ्यूचर में चाहिए, यानी कि फ्यूचर वैल्यू हो गया। और एट द एंड ऑफ द 10 ईयर है रेगुलर हो गया। रेगुलर एन्युटी हो गया, फ्यूचर वैल्यू हो गया। रेगुलर एन्युटी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे आप 86 क्वेश्चन के अंदर, विच इज दिस वन। सारी वैल्यूज आपके पास है। फ्यूचर वैल्यू 5 लाख है, एन की जगह 10 डालना है, आर आपको निकालना है, आई की जगह आपको 0.1 डालना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे यूजिंग योर कैलकुलेटर, आपको ऑप्शन ए इसका आंसर मिलेगा 86 का 31372.71। सेम क्वेश्चन 87 है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बताना है 7200 मेड एनुअली फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड एनुअली, और ये सब दे रखा है। आपको फ्यूचर वैल्यू बतानी है। अगर हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 7200, हाँ 7200 अगर हम हर साल डिपॉजिट करें 5 सालों के लिए तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 87, सेम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। जो वैल्यूज गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ पर 1.12 की पावर 5 गिवन है, तो आपको वही वैल्यू यूज करनी है, अदरवाइज आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है। तो फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला लगाया, आर भी आपके पास है, आई आपके पास है, एन आपके पास है, रेगुलर है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 45740। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, आगे बढ़े। 87 हो गया, अब 88 पे आ जाए। 88 ये नीचे किया हुआ है। जॉन बोरोज अ लोन ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम ए बैंक। मैंने 10,000 बैंक से अभी ले लिए and agreed to pay back in 24 equal installment at the rate of 10% compounded interest per annum. The each installment amount is, यानी कि मुझे आर निकालना है, एन्युटी की अमाउंट निकालनी है। 10,000 अभी ले ली, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू है।
लोन की पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, यानी कि रेगुलर है, यानी कि रेगुलर एन्युटी का फॉर्मूला होगा और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा 88 के अंदर। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला ये आपके सामने है। इस फॉर्मूले के अंदर जब आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे डाल के सॉल्व करोगे, आपका ऑप्शन बी आंसर आएगा। इसका आंसर होगा 1112.99। क्वेश्चन नंबर 89, प्रेजेंट वैल्यू 8000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट भी 6%। एन्युटी नहीं है, एन्युटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एन्युटी होता तो हम हर साल पैसा इन्वेस्ट करते। यहाँ पे लिखा है सिर्फ 8000 पे चाहिए 10 साल के बाद। फ्यूचर वैल्यू है ये, दिस इज फ्यूचर वैल्यू। ये n 10 साल है, इंटरेस्ट आई दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। मैंने देखो जब मैं इसे सॉल्व करने लगा था, मैंने भी फॉर अ सेकंड मैंने पहले एनओडी का फॉर्मूला लगा दिया फ्लो में, और मुझे पता है आपसे भी गलती हुई होगी। तो जब आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें आपको ऑप्शन बी मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, 89 का ऑप्शन मिलेगा बी। 89 इसने गलत किया होगा बच्चे ने। 4574.50 ये आपको मिलेगा। नहीं कौन सा करवा रहा हूँ मैं, कहाँ चला गया मैं? 89 की बात हो रही है, अरे यार सॉरी 89। हाँ, तो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, ये आंसर है 4467.28 बी। 88 का 88 ही है ना ये, 89 बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 90, सिंपली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और क्वार्टरली है। बहुत इजी, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले से इफेक्टिवली आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला होता है इसका 1 + i⁻n−1। सॉल्व करने पर आंसर मिलता है ऑप्शन सी 8.24%। तो 90 का आंसर है सी। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 91 देखें। में कहता है कि मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹20,000 इन बैंक एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम। ही रिसीव्ड 27,500 आफ्टर एंड ऑफ द टर्म, फाइंड आउट द पीरियड। सिंपल क्वेश्चन है, आपने सेम वही फॉर्मूला लगाना है कि आपको 27,500 रुपये मिले हैं, 20,000 आपने इन्वेस्ट किया है 91 के अंदर, 27,500 आपको मिले हैं आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म, 20,000 आपने इन्वेस्ट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, आपको पीरियड बताना है। तो आपने अमाउंट वाले फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ डाल देनी है। जब आप यहाँ से टी निकालोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी 8.34 ईयर्स 91 का। इसने गलत किया हुआ है, हमारा आंसर आ रहा है 8.34, एग्जैक्ट आंसर आएगा 8.34। 1500 इज पेड एवरी ईयर। अब एवरी ईयर की बात आ गई, एन्युटी है। 1500 इज पेड एवरी ईयर 10 ईयर्स टू पे अ लोन। लोन को पेमेंट वापस किया जा रहा है, लोन की पेमेंट वापस होती है एट द एंड ऑफ द पीरियड। हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू होती है, रेगुलर है। 1500 हर साल पे कर रहे हैं, 1500 हमारा हो गया आर। एन्युटी है, एट द एंड ऑफ द पीरियड पे किया जा रहा है, रेगुलर है। व्हाट इज द लोन अमाउंट? लोन अमाउंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू, लोन अभी है तो प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगेगा 92 में। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा 92 के अंदर। सारी वैल्यूज हमारे पास है, हमें जो निकालना है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 11,581.53 ए आंसर। एग्जैक्ट आंसर आ रहे थे, कोई गलती नहीं है इस पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन को छोड़ के। 93, certain amount is invested in a bank, what annual rate of interest compounded annually becomes 8 times of this investment in 5 year। 5 साल में 8 गुना हो गई है। तो 5 साल में 8 गुना हो गई है, हमारा क्वेश्चन है ये वाला 93। तो आपने क्या करना है, बस प्रिंसिपल को 1 मान लो, 8 गुना हो गया तो अमाउंट को 8 मान लो। ए की जगह 8 आ गया, पी की जगह 1 आ गया, और ये जो 5 है इधर चला गया। तो 8 की पावर 1/5 इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, 8 की पावर 1/5 ये वैल्यू दे रखी है। सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलता है ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम है 246 रुपये। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन में जाएगा। काफ़ी कुछ देखो, कितने सारे क्वेश्चन आए जो विदाउट कैलकुलेशन सॉल्व हो रहे हैं, मतलब लेंथ ही नहीं जा रहे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन में जाएगा। कहते हैं कि कोई सर्टेन समय नहीं पता, मैंने एक्स माना, 2 साल के लिए जब इन्वेस्ट करेंगे 0.05 के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 246 रुपये आ रहा है। तो मैंने उसको
मैंने उसको फॉर्मूले में अप्लाई करके प्रिंसिपल की वैल्यू निकाली, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आई है 2400। कहता है अगर उसी पैसे को डबल टाइम के लिए और डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट कर दिया जाए इन सिंपल इंटरेस्ट कंसेप्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो मैंने अमाउंट यहाँ से लिया 2400 रुपये, टाइम को 2 साल की जगह 4 साल कर दिया, आर को 0.05 की जगह 0.1 यानी कि 10 कर दिया, और जब सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो आंसर आ रहा है 960, ऑप्शन ए। तो 94 का आंसर है ऑप्शन ए। सैम इन्वेस्टेड 12,000 फॉर 10 ईयर इन अ फाइनेंशियल कंपनी। एट द एंड ऑफ द 10th ईयर हिज इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज 18,000। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इज दिस। तो आपने रेट बताना है इसका, ये बताना है ना। अच्छा वही तो बताना है, हाँ CAGR बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 95, देखो CAGR का जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, वो होता है कि जो हमारी लेटेस्ट अमाउंट हमें मिली वो ऊपर, प्रीवियस अमाउंट नीचे, और लेटेस्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के बीच का डिफरेंस 1/-1 वो CAGR होता है। इस पूरे को x कहा जाता है। ये उसने वैल्यू निकाल के दे रखी है, ये उसने वैल्यू निकाल के दे रखी है कि x की पावर 1/n जो है ना, दिस इज इक्वल टू 1.0413। तो इस पूरे को x की पावर 1/n की वैल्यू दे रखी है 1.0143। आप इसको सिर्फ 1 में से माइनस कर दो और बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको CAGR मिल जाएगा विच इज 4.13%। तो इसका B सही आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 96, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। एवरी ईयर हाउ मच अमाउंट, एन्युटी हो गया, सो एज टू एक्यूमुलेट 15 लाख एट द एंड ऑफ 20 ईयर। कोई बात नहीं कही गई कि पैसा कब इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इसका मतलब पैसा एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्ट किया जाएगा रेगुलर। 15 लाख फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाना था इस क्वेश्चन के अंदर और इसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 96 में देखें हमारा आंसर क्या आया। तो हमारा आंसर आया, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है 20 साल के लिए, आई हमारे पास है, और इसका आंसर कहाँ है, ए हमारा इसका आंसर आया, ऑप्शन आया ए, 96 का आंसर है ए। बिल्कुल सही किया इस बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 97, assuming that discount rate is 12%, how much would you pay to receive 100 growing 8% annually forever। तो यानी कि ये ग्रोइंग हमारा जो परपेचुटी का हमारा कंसेप्ट रहता है, वो वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। इसका फॉर्मूला रहता है R/I-G, R/I-G एंड दिस इज इक्वल टू P। तो I हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, G हमारा ग्रोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, ग्रोइंग रेट है 8%। तो 12 में से 8 के बना 4%, 4 को 100 से डिवाइड किया तो 0.04। हमें कितना पैसा चाहिए हर साल, 100 रुपये चाहिए। तो 100 को 0.04 से डिवाइड करोगे तो आंसर आया 2500। तो 2500 हमारा आंसर है, इसका आंसर है ए। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डॉक्टर्स, 4 प्रोफेसर एंड 6 ऑडिटर्स बी सीटेड इन अ रो। एक रो में बिठाना है, सो दैट ऑल पर्सन ऑफ द सेम प्रोफेशन सिट टुगेदर। तो 5 डॉक्टर एक साथ बैठे, इट कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल वेज। 4 प्रोफेसर एक साथ बैठे, इट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज। 6 ऑडिटर्स एक साथ बैठे, इट कैन बी डन इन 6 फैक्टोरियल वेज। एंड 5 डॉक्टर्स आर नॉट सिमिलर, तो कुछ ऐसा नहीं है 4-5 डॉक्टर अलग हैं, बस वो 5 डॉक्टर को एक साथ बिठाना है, गांठ मारनी है। और ये इन तीनों को ना एक यूनिट समझो, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये और एक यूनिट ये। इन तीनों यूनिट की डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल। तो 3, 5, 4, 6, सी इज राइट आंसर। 99, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म है 10, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म बताएं। ये हमारी 4th टर्म है, ये हमारी 8th टर्म है, दोनों को ऐड करने पर हमें मिलता है 2a + 10d इज इक्वल टू 10। सम ऑफ 11 टर्म बताना है, 11 टर्म का फॉर्मूला है ये, 2a + 10d की वैल्यू 10 है, यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आएगा 55। आंसर आया 55, ठीक है। 55 इसका आंसर कौन सा है, डी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर कहता है कि सर अगर मधु ने डिपॉजिट किया ₹100 इन बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। चलो जी, बिगिनिंग, पहला क्वेश्चन, एकमात्र क्वेश्चन आया एन्युटी ड्यू का।
मधु डिपॉजिट ₹100 इन बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों के लिए उसने डिपॉजिट किया। हाउ मच वुड शी अर्न आफ्टर 20 साल, तो 20 साल के बाद उसे कैसा कितने पैसे मिलेंगे। अरे भाई साहब ये तो गलत किया हुआ है, रेगुलर नहीं है तो ड्यू है। मधु डिपॉजिट ₹100 इन ए बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, हर साल के स्टार्टिंग में उसने ₹100 बैंक में जमा किए हैं, तो एन्युटी हो गई हमारी 100 और ये हमारा हो गया ड्यू, एन हो गया हमारा 20 और आई हमारा हो गया 0.1। हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच वुड शी अर्न आफ्टर 20 ईयर, तो उसको 20 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा। तो आपने क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू निकाल लेनी है। तो ड्यू वाला आपने इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो ड्यू वाला फॉर्मूला हमारा फ्यूचर वैल्यू का आप इसमें लगाओगे और जो भी आपका इन चारों से आंसर मैच होगा वो लगा लेना। मैंने अब किया नहीं हो, मुझे समय लगेगा करूँगा तो, लेकिन आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कर दिए हमने, तो आप एक बार देखना आपको कितने नंबर बनते हैं इसमें। ठीक है, फिर बताना मुझे। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं।